हेलो एवरीवन। वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स। और हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th स्टैंडर्ड्स के लिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। तो लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले उसके पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जितने भी थियरीज हैं उनको समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल कई तरीके से आएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट आपका सेम रहता है। सो बिना कॉन्सेप्ट समझे आप अगर न्यूमेरिकल लगाते हैं तो कहीं ना कहीं आप न्यूमेरिकल गलत कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। और अगर वो चीजें हमें समझ में आ जाती हैं और वो चीजें हमें याद रहती हैं तो न्यूमेरिकल चाहे कितने भी ट्रिकी हो, हम उसको अगर समझ जाते हैं तो हम सॉल्व कर देंगे उसको। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। उसमें पहला जो डेफिनेशन है वो लाइन ऑफ साइट है। तो लाइन ऑफ साइट की डेफिनेशन या किसी भी पॉइंट की डेफिनेशन याद होना जरूरी तो है ही, बट उसके साथ साथ समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट का जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट viewed by the observer। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऑब्जर्वर है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है। वो कहीं पे भी हो सकता है, ऑब्जर्वर ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, कहीं पे भी ऑब्जर्व हो सकता है। और ऑब्जेक्ट भी कहीं पे भी हो सकता है। जैसे मैं इस समय अपने लैपटॉप के स्क्रीन को देख रहा हूँ। ठीक है। आप भी अपने मोबाइल के या लैपटॉप के या टैबलेट के स्क्रीन को देख रहे होंगे। अभी आप कहीं और भी देख सकते हैं इस तरीके से। तो आप ऑब्जेक्ट कहीं पे भी देख सकते हैं। लेकिन लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट इज दैट लाइन which is drawn from your eyes to the point या to the object। तो ये है आपका स्ट्रेट लाइन जो कि ड्रॉन है ऑब्जर्वर के आई से ऑब्जेक्ट के बीच में, स्ट्रेट लाइन, एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ साइट। ठीक है। जैसे मैं आप अपने लैपटॉप के स्क्रीन को देख रहा हूँ तो मेरी आंख से लैपटॉप के स्क्रीन पे जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी, दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ साइट। ठीक है। तो आप कहीं पे भी देखिए, आप एक बार इमेजिन करिए कि कहीं पे आप देखेंगे और इमेजिन करिए कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है आपके आंख से और ऑब्जर्वर के आंख से ऑब्जेक्ट तक। ठीक है। तो दैट लाइन इज लाइन ऑफ साइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये पता लगाना कि लाइन ऑफ साइट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट व्यूड इज द एंगल फाउंड बाय द लाइन ऑफ साइट, जो कि अभी अभी पढ़ा हमने, लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लेवल। अभी हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है हम बताएंगे। व्हेन द पॉइंट व्यूड इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। मैं बता रहा हूं आपको कि एक ऑब्जर्वर है और जो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट आपका ये फिक्स कर दिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन तभी बनेगा जब ऑब्जेक्ट आपसे ऊपर हाइट में होगा। जैसे कि आप एरोप्लेन देखते हैं स्काई में, या आप एक बर्ड देख रहे हैं स्काई में, ठीक, या एक काइट फ्लाई कर रही है उसको देख रहे हैं आप। मतलब आप ऊपर की तरफ अगर देखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ अगर है तो लाइन ऑफ सॉरी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। बट वो एंगल क्या होगा? ठीक है। तो उस एंगल को बनने के लिए सबसे पहले लाइन ऑफ साइट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहला काम यही होगा कि हम ऑब्जर्वर के आई से ऑब्जेक्ट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे विच इज कॉल्ड एज अ लाइन ऑफ साइट। अब कह रहा है कि जो एंगल बनेगा वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच का बनेगा। अब हॉरिजॉन्टल लेवल क्या है? तो ऑब्जर्वर के आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए स्क्रीन पे, ऑब्जर्वर की आई से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल है वही एंगल कहलाता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। तो इसमें क्या मेन पॉइंट है? मेन पॉइंट ये था कि एक तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हाइट में आपसे ऊपर होगा, सो दैट कि आप ऊपर की तरफ ही देखेंगे, तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा।
और वो एंगल बनाने के लिए दो लाइन होनी चाहिए। तो एक लाइन तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, और एक लाइन जो हम ऑब्जर्वर की आई से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बीच में जो एंगल बनेगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ एलिवेशन। Now the third point which is very important is angle of depression. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो डेफिनेशन है वो ये कह रहा है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे होगा, बिलो होगा। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि आप छत पे खड़े हैं और स्ट्रीट में कोई स्ट्रीट डॉग है, आप उसको देख रहे हैं, या कोई कार है, आप छत पे खड़े हैं वहां से देख रहे हैं, आप किसी टावर में खड़े हैं, वहां से रोड पे देख रहे हैं। कहने का सेंस है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो नीचे होगा। ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए फिर से लाइन ऑफ साइट चाहिए। तो सबसे पहला काम देख रहे हैं, सबसे पहला काम यह है कि ऑब्जर्वर के आई से ऑब्जेक्ट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन है वो ड्रॉ करनी ही करनी है, विच इज लाइन ऑफ साइट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है ताकि हम एंगल बना सकें। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनेगा, ऑब्जर्वर के आई से एक स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर देंगे, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और अब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का जो एंगल होगा, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। और वो तब बनेगा जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे होगा। तो लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और वो कब बनेगा, जब आपका ऑब्जर्वर, आपका ऑब्जेक्ट ऊपर होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एंगल्स की वैल्यूज पता होनी चाहिए और वो याद होना चाहिए। आप 10th स्टैंडर्ड में हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको एटलीस्ट कम से कम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में थीटा की ये जो वैल्यूज मैंने दिखा रखी है, लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, उनकी वैल्यूज तो याद होगी ही होगी। आप अभी एक पेन एंड पेपर लेके बैठिए, सो दैट कि आपको रिवीजन भी हो जाए। मैंने एक एग्जांपल दे देता हूँ, साइन थीटा में अगर थीटा की वैल्यू 0 हो तो क्या होगी वैल्यू उसकी, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ या 1/2 कह सकते हैं। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। सिमिलरली कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो आपको पता होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू अगर 0 होती है तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 एंड कॉस 90 की वैल्यू 0। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू, सॉरी, tan थीटा में अगर थीटा की वैल्यू ये सारी वैल्यूज हो तो tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। अब मैं इसके पीछे की अभी यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता होगा कि अगर सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है तो आप कॉस थीटा की भी वैल्यू लिख सकते हैं, टेन थीटा की भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये अब मुझे जहां तक लग रहा है कि ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो समझने में कि ये वैल्यूज आ कैसे रही हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा अगेन। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि 10 स्टैंडर्ड में अगर आप मैथ पढ़ने चाह रहे हैं, या ये हाइट एंड डिस्टेंस तक आप पहुंच चुके हैं, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और अगर बात करें हम कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा के लिए, तो एज वी नो दैट कॉट थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, सेक थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, एंड कोसेक थीटा इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अगर वैल्यूज को पुट करेंगे तो कॉस, सॉरी, कॉट 0 की जो वैल्यू है वो होगी नॉट डिफाइंड, कॉट 30 की वैल्यू होगी √3, कॉट 45 की वैल्यू 1, कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 एंड कॉट 90 की वैल्यू 0। सिमिलरली सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो रेसिप्रोकल कर देंगे हर एक वैल्यू के लिए। तो सेक 0 की वैल्यू 1, सेक 30 की वैल्यू 2/√3, सेक 45 की वैल्यू √2, सेक 60 की वैल्यू
टू अपॉन सॉरी सेक 60 की वैल्यू टू एंड सेक 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड। एंड अगेन cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे। लाइक cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, cosec 30 इज 2, cosec 45 is root 2, cosec 60 is 2 upon root 3 and cosec 90 is 1। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी वैल्यूज याद होंगी, या इतना मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में थीटा की वैल्यू जितनी भी मैंने शो कर रखी है वो याद होंगी आपको। और अगर याद है तभी आप आगे न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे और बहुत कम टाइम में सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? नाउ हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या साइन ए, कॉस ए और टेन ए वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको समझना जरूरी है कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि साइन ए जो होता है वो आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस होता है, कॉस ए जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। बट मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको, मे भी आपको ये आता हो, बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि आप कौन से एंगल के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहते हैं। फिर जैसे कि यहाँ पे मैंने शो कर रहा था कि फॉर एंगल ए, अगर फॉर एंगल ए है तो मैंने वहां पे थीटा की वैल्यू शो कर रखी है। ठीक है। अब अगर एंगल ए के लिए कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल ए के लिए ही परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल ए के लिए ही बेस क्या होगा और एंगल ए के लिए ही हाइपोटेनस क्या होगा। ठीक है। तो अभी मैं देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा बीसी, एंगल ए के लिए जो बेस होगा वो होगा ए बी, एंड एंगल ए के लिए हाइपोटेनस जो होगा वो होगा एसी। और इसी के अकॉर्डिंग हम हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रखी हैं। साइन ए की वैल्यू बीसी अपॉन एसी बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए की वैल्यू ए बी अपॉन एसी बिकॉज बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज बीसी अपॉन ए बी। अब मैं यहीं पे एंगल चेंज कर दूं और मैं आपसे पूछता हूं कि फॉर एंगल सी आपको यही तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्या क्या? साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी। तो आपको एंगल सी के लिए आप पता करना होगा कि एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर क्या है, एंगल सी के लिए बेस क्या है और एंगल सी के लिए हाइपोटेनस क्या है। तो एंगल सी के लिए आप बताइए कि आप देख सकते हैं, आप अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एंगल सी के सामने का जो साइड है वो है आपकी ए बी, एकदम सामने की साइड एंगल सी के। ठीक है, मेरा कर्सर देखिए, ये एंगल सी है और इस एंगल सी के सामने जो साइड है वो है ए बी। तो इट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल सी, और एंगल सी से एडजेसेंट में जो साइड है दैट इज बेस विच इज बी सी, और एंगल सी के लिए जो हाइपोटेनस होगा वो होगा ए सी। क्लियर है यहाँ पे? तो उसी के अकॉर्डिंग साइन सी क्या होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है साइन। तो साइन सी के लिए जो हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, वो है ए बी और हाइपोटेनस ए सी। तो साइन सी इज नथिंग बट ए बी अपॉन ए सी। कॉस सी इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल सी के लिए बेस जो है वो है आपका बी सी और हाइपोटेनस है वो ए सी। और tan सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका ए सी एंड बेस है आपका बी सी। तो दिस इज योर tan सी। तो बस इस टॉपिक जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कौन से एंगल के लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस सेलेक्ट करेंगे या डिफाइन करेंगे। क्लियर है? अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं यहाँ पे जो कि सीबीएसई के एग्जाम में 2025 में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, बट न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले, बार बार आपने सुना होगा, आपके टीचर्स भी बोलते होंगे और घर में जो अगर कोई पढ़ाता होगा तो वो भी कहता होगा कि पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी है। क्वेश्चन को एक बार नहीं तो दो बार जरूर पढ़िए कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्लियर है? तो हम एक बार पढ़ते हैं कि इन द गिवन फिगर which of the following angles represents
द एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पे एक फिगर गिवन है और इस फिगर में कई सारे एंगल दिखा रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, कौन कौन से एंगल है? एंगल ए है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल एक्स है, एंगल वाई है और एंगल जेड है। क्लियर है? अब वो कह रहा है कि इन चारों एंगल में से कौन सा एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। क्लियर है? यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो डेफिनेशन बताई थी वो सबसे पहले ये बताया था कि ऑब्जेक्ट नीचे होना चाहिए। तो हम इस फिगर में देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कहाँ पे है। ठीक है? तो ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे है और ऑब्जेक्ट नीचे है, दैट मीन्स एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर है? और सबसे पहला क्या बोला था मैंने कि आपको लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मिल गई, ये दोनों चीज खोजनी है। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन आपको मिल गई तो उनके बीच का जो एंगल है वही आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है वो है आपका लाइन ऑफ साइट, जो कि यहाँ पे दिख रहा है और फिगर में लिखा भी है, लाइन ऑफ साइट लिखा भी है, बहुत ढूंढने की जरूरत नहीं है, लाइन ऑफ साइट दे रखा है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी दे रखी है। तो ये हो गए आपके हॉरिजॉन्टल लाइन और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो क्या गिवन है? जेड। तो आंसर क्या होगा आपका? जेड होगा। ठीक है? तो ये एक बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है जिसका जो पर्पस था वो ये था कि आप कैसे एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन पहचानेंगे। उसका बस एक ही प्रोसीजर है, आप लाइन ऑफ साइट खोजिए, आप हॉरिजॉन्टल लाइन खोजिए और उनके बीच का एंगल आपको मिल जाता है। तो वही एंगल आपका एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। क्लियर है? तो अभी पहले लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अभी तक आपको चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि उनको भी फायदा हो। और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए, अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।